नमस्कार। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी स्थानीय निर्वाचन में जो शासकीय सेवकों का डेटाबेस तैयार होना है, यानी आपके कार्यालय में जो भी कार्यरत शासकीय सेवक हैं, उनका डेटा ईपीडीएस सॉफ्टवेयर में आपके द्वारा संधारित किया जाएगा, एंटर किया जाएगा। उसके संबंध में कुछ ट्रेनिंग जैसा समझ लीजिए इसको। इसके अलावा इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो आपको ईपीडीएस सॉफ्टवेयर में जानकारी अंकित करने पे मदद करेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी पोर्टल में जाने से पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली किसी विभाग को एक्चुअली करना क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं अपने ज़िले की बात करूँ तो यहाँ पर हमने अभी आपसे सबसे पहले फॉर्म 1 में, या आप उसको फॉर्म 1 कह लीजिए, फॉर्म अ कह लीजिए, प्रपत्र अ कह लीजिए, उसमें हमने आपसे आपके कार्यालय की कुछ बेसिक जानकारी मांगी है, जिसमें हमने ये मांगा है कि आपके कार्यालय में कितने तरह के एम्प्लॉय कार्यरत हैं, उनकी कुल संख्या क्या है, और उसके प्रपत्रों को अभी हम चल के देख लेते हैं तो क्लियर होगा। अगर अभी मैं अपने ज़िले की वेबसाइट की बात करूं तो अगर आप katni.nic.in पर जाएंगे तो अभी हमने फिलहाल एक लोकल लिंक यहां पर दे दी है, आगामी स्थानीय निर्वाचन 2020-21। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, तो जो पेज खुलेगा अभी उसमें तीन चीज़ें अभी फिलहाल आपको दिखाई देंगी। आने वाले वक्त में इसमें और भी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। पहला है हमारा ईपीडीएस फॉर्म अ, सेकंड है ईपीडीएस फॉर्म ब, और फिर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो इस वीडियो लिंक पर अवेलेबल होगा। तो पहले मैं फॉर्म अ पे क्लिक कर लेता हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये जानकारी अभी हमने आपसे जो तत्काल मांगी हुई है, और ये हमने आपसे हार्ड कॉपी पे ना मांगकर आपसे साइंड कॉपी स्कैन कर कर एक जो मेल आईडी आपको पत्र में उपलब्ध कराई है उसमें भेजना है। तो इसमें बेसिक हमने आपसे जानकारी मांगी है आपके विभाग की, कि आपके विभाग का नाम क्या है और उससे संबंधित कौन सा वेतन आयोग है, कार्यालय प्रमुख की जानकारी हमने मांगी है, और उसमें कुछ एम्प्लॉय का बाइफरकेशन मांगा है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, फिर दिव्यांग और संविदा कर्मचारी के बारे में भी जानकारी मांगी है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो डीडीओ कोड देना है, अदरवाइज आपको नहीं देना है। तो ये एक सिंपल सा प्रपत्र है जो आपको हार्ड कॉपी में नहीं हमने मांगा है, आपसे हमने सॉफ्ट कॉपी में ईमेल के थ्रू, मगर वो कॉपी साइंड होनी चाहिए। एक सिंपल सी ये चीज़ हमें अतिशीघ्र आपको उपलब्ध कराना है, मतलब आप हमें उपलब्ध कराएंगे। फिर प्रपत्र ब भी हमने आपको साथ में उपलब्ध करा दिया है ऑलरेडी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, चूंकि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको मेल से भी भेजा गया है। इसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कर्मचारियों की, इसकी भी कॉपी आपको हमने ये कहा है कि आपको एक्सेल में इसे रेडी रखना है, इसे किसी को भेजना नहीं है। और ये आपको जब पोर्टल पे आप कर्मचारियों की, शासकीय सेवकों की एंट्री करेंगे, तब आपको इस शीट में जो आपने जानकारी तैयार की है एक्सेल में, उससे जस्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और आपको काफ़ी समय बचेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो बैंक रिलेटेड है। अगर आपने पहले से तैयार नहीं किया है तो बड़े विभागों को इसमें काफ़ी तकलीफ आएगी और समय हमारे पास काफ़ी कम होगा। तो ये प्रपत्र ब भी आप अपने यहाँ अभी तत्काल इसको तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। तो चलिए अभी हम डिटेल्स में आते हैं जो हम बात कर रहे थे। तो पहले दो चरण, अगर हम इसको दो चरण में देखें, तो हमने पहले चरण में हमको करना है कि हमारे जो आवश्यक फॉर्म्स हैं, यानी फॉर्म अ और फॉर्म ब, इसमें हमें जानकारी बिल्कुल रेडी रखना है। दूसरा चरण में हम ईपीडीएस सॉफ्टवेयर में जो आपको एसएमएस से यूजर नेम पासवर्ड प्राप्त होंगे, उन एसएमएस के यूजर नेम पासवर्ड से ईपीडीएस सॉफ्टवेयर की लिंक भी उस एसएमएस में मेंशन होगी। उस पे जाकर अपने शासकीय कर्मचारियों की जानकारी जो आपने प्रपत्र ब में तैयार कर रखी है, उसको देखकर उसमें ऑनलाइन दर्ज करना होगा। तो इसको हमने दो चरण मान लिया। अब हम ये बात जानते हैं कि ईपीडीएस सॉफ्टवेयर में कितने तरह के लॉगिन हैं। इसमें देखिए तीन तरह के लॉगिन मान सकते हैं हम। एक्चुअली पहला और जो तीसरा है वो एक ही चीज़ है। तो जैसे डिपार्टमेंट का लॉगिन एक डीईपी होगा, और एक ऑपरेटर का लॉगिन होगा जो ओपी से स्टार्ट होगा। डीईपी एक तरह से, हम अगर मैं एग्जांपल की बात लूँ, जैसे मान लेते हैं हमारा ऊर्जा विभाग है, यानी एनर्जी डिपार्टमेंट है। तो एनर्जी डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जैसे मैं अपने ज़िले की बात करूँ तो यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे शहरी के भी रहते हैं, कार्यपालन यंत्री, और एक ग्रामीण के भी कार्यपालन यंत्री रहते हैं। उनका एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफिस होता है, यानी एक तरह से अ, एक से ज़्यादा ऑफिसेज किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो वो सारे डिपार्टमेंट्स अपने आप में, यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो शहरी है वो अपने आप में एक डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हमारा ग्रामीण है वो अपने आप में एक डिपार्टमेंट है। लेकिन
चूंकि एनर्जी डिपार्टमेंट है, यानी जो हमारे जिले के हिसाब से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जहां बैठते होंगे, यानी वो उन सारे विभागों के लिए, एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए नोडल ऑफिसर का काम करेंगे। यानी उनका जो लॉगिन होगा वो डिपार्टमेंट जैसा तो कार्य करेगा ही, साथ में नोडल का लॉगिन भी कार्य करेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको अभी हम लाइव जब वेबसाइट पे देखेंगे तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ऑपरेटर लॉगिन है, वो ओपी से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके विभाग के जो भी यानी कर्मचारियों की, शासकीय सेवकों की जानकारी है वो इस लॉगिन से एंटर होगी, या तो डिलीट होगी या अपडेट होगी, वो हम इससे करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेटर लॉगिन है तो ऑपरेटर की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो एचओडी की ही है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, और इसको हम लाइव देखेंगे वेबसाइट पे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो शासकीय सेवकों की एंट्री जब अभी हम देखेंगे तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट हमारे साथ ये है इस बार पोर्टल में कि जो हमने विगत लोकसभा निर्वाचन में डेटा एंट्री की थी ईपीडीएस सॉफ्टवेयर में, वो डेटा हमको मिल रहा है। यानी अगर हमारे सामने हमने उस वक्त हमारे कार्यालय में 15 कर्मचारी थे, तो हमने हमारे वो 15 कर्मचारी दिखेंगे। अब हमें हो सकता है कि वो सारे 15 कर्मचारी आज भी वर्तमान में हमारे यहाँ कार्यरत हों, और अगर उनमें कुछ बदलाव हुआ है, कोई ट्रांसफर हो गया है या कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन हो गया, तो हमें बेसिक चेंजेस करने हैं या एडिशन करना है, हमें ए टू जेड कंप्लीट एंट्री नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें 3 तरह के सिनेरियो बनेंगे। एक तो हमारा सिनेरियो बनेगा कि हमें डिलीशन करना है, अगर कोई कर्मचारी, शासकीय सेवक हमारा या तो ट्रांसफ़र हो गया है, या ट्रांसफ़र हो गए हैं, या फिर वो रिटायर हो गए हैं, या कोई भी अन्य कारणों से अगर वो हमारे कार्यालय में नहीं है, तो हमें उनकी जानकारी को डिलीट करना होगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई पे बैंड, कुछ ग्रेड या डेजिग्नेशन या कोई इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर कुछ आदि चेंज हुआ है, तो हमें उस केस में अपडेशन करना होगा। और तीसरा, अगर किसी न्यू एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है, कोई हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए हैं, या किसी भी कारण से उनका डेटा हमारे लोकसभा के वक्त नहीं था, तो उनको हमें ऐड करना होगा। तो चलते हैं अब हम पोर्टल की तरफ, तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। जो भी आपको एसएमएस से यूज़र नेम पासवर्ड प्राप्त हुए हैं, उसकी लिंक से जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह की कोई स्क्रीन आपके सामने आएगी, जिसमें यहाँ हमें यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ कैप्चा डालकर हमको एंटर करना होगा। तो मैं एनर्जी डिपार्टमेंट के एक डिपार्टमेंट यानी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लॉगिन से लॉगिन करके दिखाता हूँ कि क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसमें राइट साइड में कुछ डैशबोर्ड है। अभी फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हमारा लेफ्ट वाला पैनल है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चूंकि देखिए ये एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, तो इनके अंतर्गत और भी ऑफिसेस कार्यरत होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर ये फॉर्म टू एंट्री कोड कार्यालय बार पे क्लिक करूंगा तो देखते हैं हमारे सामने क्या क्या हमारे सामने लिस्ट डिटेल्स आती हैं। तो उनके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आएगी, और उसमें देखिए अभी जो अधीक्षण अभियंता यानी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वाला जो हम देख रहे थे, उनके लॉगिन में नीचे उनके अंडर में कार्य करने वाले जो अन्य ऑफिसर्स हैं, वो सारे भी लिस्ट पे दिखाई देंगे। उनके कार्यालय अध्यक्षों का नाम होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा, उनकी यूज़र आईडी होगी, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड होगा। तो ये हमारा यूज़र आईडी जो है एग्जैक्टली सबकी सेम ही होती है, और इनके जो सिक्योरिटी कोड होते हैं वो अलग होते हैं। इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सा ये है कि ये ऑपरेटर लॉगिन का यूज़र नेम और एक तरह से पासवर्ड समझ लीजिए, जिससे वो एंट्री कर पाएंगे। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आपका डिपार्टमेंट, ये सारे इंडिविजुअली एज अ डिपार्टमेंट काम करेंगे, मगर नीचे के जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने अदर आईडीज को देखने का ऑप्शन नहीं होगा। मगर जो डिपार्टमेंट नोडल है उनके पास ये पावर होगी कि वो दूसरे ऑफिसर्स की प्रोग्रेस भी देख पाएंगे, साथ में उनको एसएमएस के थ्रू उनका यूज़र नेम पासवर्ड भी उनको सेंड कर सकेंगे। अब हम और दूसरे ऑप्शंस देखते हैं इसी पोर्टल में। इसमें जो पहला ऑप्शन था हमारा पदनाम प्रबंधन का, ये किसी भी डीईपी लॉगिन, यानी चाहे वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते, वो अपने अपने ऑफिसेज में जाकर अपने डीईपी लॉगिन से कोई डेजिग्नेशन ऐड कर सकते हैं। अगर वो बाई फीडिंग, जब हमारा फीड होता है तो उसमें ड्रॉप डाउन में डेजिग्नेशन आते हैं, अगर कोई डेजिग्नेशन नहीं दिख रहा है तो वो यहाँ से जोड़ा जा सकता है। फिर हमारे पास आगे ऑप्शन एक कार्यालय प्रविष्टि का है, लेकिन कार्यालय प्रविष्टि सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से होगा, यानी कोई डिपार्टमेंट ऐड नहीं कर सकता, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब हमारे पास आ जाता है रिपोर्ट वाला एक ऑप्शन। उस पर जब जाएंगे तो रिपोर्ट वाले ऑप्शंस में आपको जो डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत लोग हैं उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। चूंकि ये नोडल ऑफिसर है तो ये फ्रीज कार्यालय और अनफ्रीज कार्यालय भी देख सकते हैं।
मतलब मान लीजिए मैं अनफ्रीज्ड कार्यालय पे अभी क्लिक, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसे 2 कार्यालय हैं, एक उनका खुद का और एक उनके अंडर में कार्यरत है, जो जिन्होंने अभी तक ऑफिस को फ्रीज नहीं किया है। तो वो उनको सूचित कर सकते हैं कि भाई आपको फ्रीज करना है, यानी नोडल की ये भी जिम्मेदारी है कि फॉलो अप करना कि उनके अंडर में कार्यरत जो भी विभाग हैं उन्होंने कार्यालयों को काम कंप्लीट करके फ्रीज कर दिया है कि नहीं है। बाकी अंडर में इनके टोटल 5 थे, 3 ने कर दिया था, इसलिए वो इसमें सूची में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉगिन में हैं, ऑपरेटर लॉगिन में एक टेस्ट डिपार्टमेंट बनाया है, सेंट्रल प्रूफ एस्टेब्लिशमेंट का हमने मान लिया है। इसमें हमारे लेफ्ट पैनल में जो जानकारी है उसमें कार्मिक प्रविष्टि फॉर्म 2, कार्मिक संशोधन फॉर्म 2, कार्यालय फ्रीज करें और रिपोर्ट। रिपोर्ट में सबसे पहले हमें कार्यालय पर कार्मिक जो दिखाई दे रहा है, इसमें हमें जाकर हमें रिपोर्ट निकाल लेनी चाहिए और उसका प्रिंट लेकर हमें उसमें जो भी अपडेशन करने हैं, जो चेंजेस करने हैं, किसी एम्प्लॉय को डिलीट करना है जो अब हमारे कार्यालय में नहीं है, या किसी जानकारी में कोई अद्यतन अपडेशन करना है, तो उसको हमको उस पर हार्ड कॉपी में पहले नोट कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें, अब हम आते हैं ऑप्शन कार्मिक प्रविष्टि फॉर्म 2 में। कार्मिक प्रविष्टि फॉर्म 2 में मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर हमें अपने कार्यालय यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी फिलहाल एक दिखा है, टेस्ट पर्पस के नाम से बनाया है, उस पर हमने क्लिक किया। फिर हमें यहाँ पर जो पासवर्ड डालना है वो हमारा वो पिन है जो हमने पहले अपनी इस वीडियो में देखे थे, तो वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और फिर हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास विकल्प आएगा कि आप चेकलिस्ट देखना चाहते हैं, चेकलिस्ट विभागवार देखना चाहते हैं, या संशोधन करना चाहते हैं। चूंकि आपको नई एंट्री करना है तो आप इस संशोधन ऑप्शन से कंफ्यूज मत होइए। न्यू एंट्री करने के लिए भी आपको संशोधन ऑप्शन पे ही अभी फिलहाल जो ऑप्शन है, इस वीडियो बनाते वक्त जो ऑप्शन आ रहे हैं, अगर इसमें हो सकता है भविष्य में कोई चेंज हो जाए, पर फिलहाल हमें फॉर्म 2 संशोधन पे सिलेक्ट करके प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो हमारे पास हमारा जो सेंट्रल प्रूफ एस्टेब्लिशमेंट है उसके संबंध में यहाँ पे एक डिटेल आ गई, ये अनफ्रीज्ड है क्योंकि हमारे लॉगिन है। अब हमको यहाँ पर हमको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा, वो मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी और इसमें हमें एडिट बटन पे क्लिक करना होगा, तो मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ। फिर हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी, यहाँ हमारे ऑफिस की डिटेल होगी, यहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल होगी, वो डिटेल होगी जो आपके कार्यालय के द्वारा फॉर्म 1 में उपलब्ध कराई गई है। और नीचे आपके लिए कुछ अलर्ट्स होंगे, अभी फिलहाल इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अभी हमारा पर्पस यहाँ पे है कि हमने जितने एम्प्लॉय एंटर किए हैं ऑलरेडी वो यहाँ पर हैं, हम उनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जाकर यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, हम उस कर्मचारी को डिलीट कर सकते हैं अगर वो हमारे कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत अब नहीं है। तो फिलहाल चल के पहले एडिट बटन पे क्लिक करके देख लेते हैं इसमें क्या आता है। तो पहले ये टेस्ट जो हमने सफाई कर्मी नाम से एक व्यक्ति की एंट्री की थी, उसमें मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो उनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिख जाएगी जिसको हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि उनका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और भी जो ऑप्शंस हैं वो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि अगर हमारे कार्यालय में कोई नए एम्प्लॉय आए हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करना होगा। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। यहाँ चूंकि ऑलरेडी यहाँ हमारे 2 एम्प्लॉय थे तो थर्ड नंबर सीरियल नंबर आ रहा है। एम्प्लॉय कोड ये ऑटो जनरेटेड सॉफ्टवेयर का एम्प्लॉय कोड होगा, ये एंटर अभी आपको नहीं करना है। फिर एम्प्लॉय का नाम और इनके जो भी क्लास है वो यहाँ से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी जो भी है वो ले सकते हैं। फिर यहाँ से हमारा आता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में देखिए 2 ही डेजिग्नेशन आ रहे हैं, वाहन चालक और सफाई कर्मी। अगर आपको और डेजिग्नेशन चाहिए होंगे तो अगर आपने इस वीडियो में पहले देखा है, मैं दोबारा उसको बता देता हूँ कि उसके लिए आपको डीईपी लॉगिन में जाकर पदनाम जोड़े में जाकर डेजिग्नेशन जोड़ने होंगे अगर आप कोई नया पदनाम जोड़ना चाहते हैं। फिर बाकी सारे नॉर्मल कॉलम्स हैं जो आप रखना चाहते हैं, और इसमें इज एग्जेम्प्ट में यह है कि अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा कि वो इनमें से किन कारणों से आप उनको एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं निर्वाचन ड्यूटी से, और अन्य का ऑप्शन भी है। और फिर यहाँ पर आकर आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो इस एम्प्लॉय की जानकारी जो है सेव हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको क्लोज पे क्लिक करता हूँ। तो अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ही कर्मचारी हमारे कार्यालय में हैं, जो कि एक उसमें प्रमुख अभियंता है, दूसरे सफाई कर्मी हैं। फिर हमारे पास डेटा में हम आते हैं, हमारे लेफ्ट पैनल में कार्मिक संशोधन जो फॉर्म 2 है, यानी जो ऑलरेडी हमारे में एम्प्लॉय हैं उनकी अब जानकारियों को हमें अपडेट करना है। इवन हमने अगर न्यू एम्प्लॉय भी एंटर किया है तो आपने देखा होगा न्यू एम्प्लॉय के एंटर करने में बहुत बेयर मिनिमम फील्ड्स थी, उनके करस्पॉन्डिंग हमें अभी हमने ना तो विधानसभा की डिटेल डाली है ना कोई बैंक की डिटेल डाला है, वो भी हमें उनको जाके एक बार संशोधन तो करना ही पड़ेगा। तो हम कार्मिक संशोधन में चलते हैं।
ये मैंने इस लिंक पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर भी हमको एक बार अपना कार्यालय चुनना होगा और जो ऑपरेटर कोड था वो हमको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो मैं एंटर करके प्रोसीड बटन पे क्लिक कर प्रोसीड बटन क्लिक करने पर हमारे पास इस तरह का एक स्क्रीन आएगी। यहाँ हमारा ऑफिस का नाम आएगा और जो नीचे ऑप्शन है उसमें देखिए 2 ऑप्शन है वर्तमान में, कार्मिक पूर्ण विवरण प्रविष्टि, कार्मिक स्थानीय निकाय प्रविष्टि। कार्मिक पूर्ण विवरण प्रविष्टि वो है जिसमें हमको, जैसे अभी हमने न्यू एम्प्लॉय एंटर किया था, उसकी कुछ 8-10 फील्ड्स की एंट्री की थी, अब हमें उनकी अदर डिटेल्स की एंट्री करनी है, तो पहले उस पर चल के देख लेते हैं। और जो कार्मिक स्थानीय निकाय प्रविष्टि है, मान लीजिए जो ऑलरेडी एंटर्ड एम्प्लॉय है, यानी जो हमारे लोकसभा के डेटाबेस में अवेलेबल थे, उनकी बाकी जानकारी जो आपने हार्ड कॉपी में प्रिंट निकाला हुआ है वो आपको सब कुछ सही लगता है, बस उसमें अब निकाय की एंट्री हमको करना है, तब आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से कार्मिक पूर्ण विवरण प्रविष्टि से ही सारे एम्प्लॉयज़ को एक बार देख लेना सही रहेगा। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन में सबसे पहले जितने भी एम्प्लॉय एंटर्ड हैं, जैसे अभी हमारे केस में 2 प्रमुख अभियंता और सफाई कर्मी हमारे पास थे, वो दोनों का डेटा दिख रहा है, तो किसी को भी चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने प्रमोद सिन्हा जी को लिया, तो इनका जो सरल क्रमांक है, इनका जो कंप्यूटर जनरेटेड एम्प्लॉय कोड है वो आ जाएगा, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने एंटर की थी वो आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे उनकी वेतन आयोग क्या चल रहा है, 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, वो चुनना होगा। उसको चुनने के बाद आपको उनके बेसिक डिटेल्स पे कमीशन से रिलेटेड वो यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे। उनके अन्य विवरण जो आपके फॉर्म में थे वो यहाँ से आपको चुनना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अगर आप देखिए, एक बार आपको टीचर और नॉन टीचर का बताना ही होगा, चाहे वो टीचिंग विभाग हो, टीचिंग स्टाफ हो या ना हो। अगर वो मान लीजिए जैसे ये जो विभाग है, इस केस में नॉट टीचर ही लेना पड़ेगा हमें, अगर टीचर होते तो हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ता। फिर यहाँ से सेवानिवृत्ति डिटेल्स, निर्वाचन ड्यूटी से क्यों छूट चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। अब नीचे इंपॉर्टेंट ये है कि पंचायत निर्वाचन हेतु जनपद ब्लॉक विवरण, नगरीय निर्वाचन हेतु निकाय विवरण। अगर इसमें ऐसा है कि मान लीजिए मैं अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बड़वारा में रहता हूँ और कार्यरत भी मैं वहीं किसी ग्रामीण क्षेत्र में हूँ और रहता भी मैं किसी ग्रामीण क्षेत्र में ही हूँ, तो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो उस केस में नगरीय में मुझे अन्य ऑप्शन चुनना पड़ेगा। नेचुरल बात है कि अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हूँ और वहीं पे रहता हूँ तो नगरीय क्षेत्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस केस में सब कुछ अन्य अन्य आ जाएगा, तो इसमें अन्य का ऑप्शन अवेलेबल है। इन केस मैं शहरी क्षेत्र में रहता हूँ या कार्यरत हूँ, अगर या ऐसा भी हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ लेकिन रहता मैं शहरी क्षेत्र में, तो मुझे यहाँ पर अदर लिखकर यहाँ पर मुझे अपना रहने वाली जगह पे अपना निकाय चुनना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शंस यूज करने हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन चूंकि ये रेड स्टिक मार्क में मेंशन्ड है तो आपको कुछ ना कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एपिक की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ डालनी है अपने एम्प्लॉय की। इन केस किसी कारणवश नहीं है निर्वाचक नामावली में नाम, तो नो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बैंक डिटेल में देखिए आईएफएससी कोड मेंशन करके आपको सर्च करना पड़ेगा, तब ये ऑटोमेटिकली डिटेल बैंक का नाम और शाखा का नाम अपने आप आ जाएगा, आप इसको टाइप नहीं कर सकते, इसलिए आईएफएससी कोड सही होना चाहिए। फिर खाता संख्या, तो जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनका जो भी खाता संख्या है वो डालकर आपको अपडेट करना होगा। इन केस आप इन कर्मचारी की जानकारी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से जब सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन हमारे पास बैक है, हम वापस जा सकते हैं। इस तरह से हमारे सारे एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन, अगर हमारे लोकसभा एम्प्लॉय डेटाबेस में मान लीजिए 15 एम्प्लॉय थे तो हमें एक एक एम्प्लॉय की हर बेसिक इन्फॉर्मेशन को एक बार ज़रूर देख लेना है, हार्ड कॉपी से मिलान कर लेना है। जो आपने अपडेशन नोट किए हैं वो सारे अपडेशन इसमें हो जाने चाहिए। और चूंकि निर्वाचन का मामला है तो किसी तरह की भी गलती जो होगी उससे गलत ड्यूटी लगने की भी फिर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से ये प्रयास है कि ताकि आप अपने काम को सरलता से कर सकें। इसमें हो सकता है भविष्य में कोई ऑप्शंस बदल जाए, तो उसमें फंक्शनैलिटी में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ रहेगी और संबंधित जो आपका हमारा जो भी पत्र होगा उसमें आपके यूज़र नेम पासवर्ड आपको एसएमएस से भी प्राप्त हो चुके हैं, बाकी अदर इंस्ट्रक्शंस भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।